नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और हमारा जो है स्पेक्ट्रम की सीरीज और लूसेंट की सीरीज दोनों ही साथ साथ चल रही थी। अभी क्या हो गया है, समय की काफ़ी कमी, बीच में घर गया और अपनी कुछ पढ़ाई, तो इन सब के बीच में मैं थोड़ा सा पिस गया हूँ। तो लूसेंट को स्टॉप कर दिया है, बस उसका 25वें दिन का आधा अधूरा रह गया है। बाकी के 24 दिनों का चैप्टर जो है वो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। और वो सारे जो हैं सबका प्लेलिस्ट मैं आपको जो है लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। और ये जो है, ये है, खैर जो लोग पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है किसी भी प्रकार के, चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वह मुख्य परीक्षा हो। इस पुस्तक का, इस विषय का एक विशेष स्थान है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने टारगेट लिया था कि मैं 30 क्लास में ख़त्म करूँगा। 30 क्लास, माफ़ कीजिएगा, जितने चैप्टर हैं 38 चैप्टर हैं, 38 क्लास में ख़त्म करूँगा। हालांकि 38वां चैप्टर काफ़ी बड़ा है, फिर भी अभी हम लोग जो है आज 34वां चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे इसका। और बाकी के 33 चैप्टर हमने 33 दिनों में इसको ख़त्म कर लिया था। सारे वीडियोज़ जो है कहाँ पड़े हुए हैं, सारे के सारे वीडियोज़ जो है आप जाइएगा मेरे चैनल में, प्लेलिस्ट में स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं नोट्स के साथ। सबसे बड़ी चीज़ नोट्स, और इतने आसान जैसे कि आपको ABC पढ़ाया जा रहा हो प्रारंभिक क्लासों में। तो आइए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ज़रा देखते हैं बिना देर किए हुए। तो आज हम 34वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं और 34वां चैप्टर है भारतीय रियासतें। अब देख सकते हैं यहाँ पे 34वां चैप्टर क्या कह रहा है, भारतीय रियासतें। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये जान लीजिए। तो ये पेज नंबर आप देख सकते हैं यहाँ 603वां पेज है। और ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सभी इसे पढ़ेंगे तो हमें इसकी ये कितना महत्वपूर्ण है हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं आपको लेके चलता हूँ। ये तो बुक की बात हो गई, चलिए नोट्स पे लेके चलते हैं आपको। वैसे अभी ये 34वां चैप्टर चल रहा है, आगे चलेंगे तो 35, 36, 37, 38, 38 जो चैप्टर है वह है नेहरू के बाद का भारत। जी हाँ, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये नेहरू के बाद का भारत, देखिए जहाँ मैंने मार्क किया है 130 पेज में है भाई साहब, 130 पेज में। मतलब आपको अगर मैं कहूँ तो ये नेहरू के बाद का भारत का जो है ये किताब भी आती है एक्स्ट्रा। तो समझिए किताब ही हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है चैप्टर के रूप में। खैर जो भी पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, भारतीय रियासतों पर। तो हम सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय छोटी बड़ी मिला के कुल 562 रियासतें थी भारत में। कितनी रियासतें थी? टोटल 562 रियासतें। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था हमारा भारत। और उन सभी टुकड़ों में हर टुकड़े का कोई ना कोई एक शासक रहता था। मतलब अपने अपने हिसाब से भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इन लोगों ने। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था इनका एकीकरण, इनको भारत में मिलाना। और ऐसी ही चीज़, मतलब उस समय भारत तो पाकिस्तान भी भारत में ही था। तो बहुत सारी चुनौतियां भी थी। और किस प्रकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रियासतों को फ़ायदा उठाया समय समय पर, सारी की सारी जानकारी हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा चैप्टर लगेगा। चलिए मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूँ, एकदम शब्द से शब्दों तक इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ये नोट है और इस नोटबुक में मैंने क्या किया है, मैं चैप्टर्स लिखता हूँ। ये सारे चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारे चैप्टर जो आप देख रहे हैं, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा कैमरा ऊपर के दिखाता हूँ। ये सारे चैप्टर देखिए, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और सबका मैंने पेज नंबर अंकित किया है, एक एक दिन करके। आप विश्वास नहीं करेंगे, 33 चैप्टर 33 क्लास में ही ख़त्म हुए हैं। तो ये 34वां चैप्टर है यहाँ पे, भारतीय रियासतें। और पेज नंबर 269 से 273, यानी कि 5 पेज में हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ पे है ये छुपा हुआ हमारी नज़रों से। हाँ, अब ये आ गए हम चैप्टर नंबर 34 पे।
चैप्टर नंबर 34 भारतीय रियासतें। सबसे पहले जानिए, देखिए भारत जो था आज़ादी के समय क्या था, 562 रियासतों में बटा हुआ था। कुल मिला के क्षेत्रफल था 7,12,508 वर्ग मील। कितना था? 7,12,508 वर्ग मील। और ये क्षेत्र बटा हुआ था 562 टुकड़ों में, यानी कि 562 रियासतों में। इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना क्या समझने की आवश्यकता है, क्या याद करने की इसमें आवश्यकता है? चलिए, उसमें क्या था, सबसे छोटी से छोटी रियासत से लेके हर तरह के आकार की रियासतें थी, ऐसा किताब में लिखा गया है, जिसमें लोग शासन करते थे। तो सबसे छोटी रियासत जो थी उसमें बिलवाड़ी थी, जिसकी जनसंख्या केवल 27 थी। अब बताइए, 27 को आदमी मिला के ये लोग अलग रियासत, अलग देश खड़ा कर लेता था। वार्षिक आय 8 रुपये सालाना थी, मतलब 8 रुपये सालाना आय थी, एक साल में 8 रुपये आय होता था। वहीं पे सबसे बड़ी रियासत कौन थी? हैदराबाद। जनसंख्या था 1,40,00,000, मतलब 1,40,00,000 वाला भी एगो रियासतें है, और 27 गो आदमी वाला ये भी एक रियासत ही है ना। इसकी आय थी 8.5 करोड़ रुपए। सोचिए, 8 करोड़ रुपया भी, 8 रुपये भी हो रहा है सालाना इनकम, तो वो भी एक रियासत है। 8.5 करोड़ इनकम हो रहा है, वो भी एक रियासत है। मतलब जिसको जो मिला लूट लिया, है ना। अब समय आ गया था इनको बटोरने का। 1740 से 65 का काल, थोड़ा सा हम लोग बैक होता है ना, कोई कोई मूवी में आपने देखा होगा, पीछे के सीन को दिखा के कहानी समझाते हैं, वही हम लोग अभी करने जा रहे हैं। क्योंकि जो पृष्ठभूमि होती है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो बहुत ही मायने रखती है सही से किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो 1740 से 65 का काल आप लोग याद कीजिए, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी का भारतीय रियासतों से समानता हेतु संघर्ष हो रहा था। मतलब 1740 के बाद जो काल शुरू हुआ, इसमें ईस्ट इंडिया कह रही थी कि हम बाहरी व्यक्ति तो हैं, लेकिन आप में से ही एक हैं, आपके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। ये रियासतों को समझाने का प्रयास कर रही थी कंपनी जो है, इस कंपनी को लोग बाहरी कंपनी, फिरंगी बोलते थे, फिरंगियों की कंपनी है। जबकि कंपनी जो है ये प्रूव करना चाहती थी कि नहीं, ये भारतीय रियासत के हम लोग समान हैं, हम लोग चाहते हैं कि भारतीय रियासत के साथ मिलजुल कर कदम से कदम आगे बढ़ाए। इसीलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी संघर्ष कर रही थी, समस्या आ रही थी। कहाँ से प्रारंभ हुआ ये देखने को मिला, इसका थोड़ा सा झलक आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष से। डुप्ले ने क्या किया, भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अब नहीं मान रहे थे तो क्या करेंगे, हालांकि मनाही थी, आप रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये अंत तक ये नियम लागू था। क्यों भाई, अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे? तो कहीं पे आप व्यापार अगर करने जाएंगे, कहीं पे भी, तो आप सीधे व्यापार कर रहे हैं, अगर आपका जो है वहाँ का क्षेत्र आपके नियंत्रण में नहीं है, एरिया आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कोई भी आपको लूट के चला जाएगा। तो व्यापारिक हितों की रक्षा हेतु उन्होंने क्या किया, वो लोग घेरा डालना चाहते थे, कुछ क्षेत्र को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, खासकर तटीय क्षेत्रों को। तो उन्होंने क्या किया, अर्काट का घेरा डाला 1751 में। 1757 में प्लासी युद्ध हुआ। उसके पश्चात क्या हुआ, नवाब जो था बंगाल का, वो कठपुतली, मीर जाफर का नाम सुना होगा आपने, वो कठपुतली बन के रह गया था। सिराजुद्दौला मर गया, मीर जाफर ने धोखा दिया, और अंग्रेजों के जो है कहिए प्रसाद पर्यंत, अंग्रेजों के दया माया पर जो है वह बंगाल का नवाब बना था मीर जाफर, है ना। तो पहले तो उन्होंने बंगाल के नवाब को कठपुतली बना लिया, जबकि बंगाल उस समय सबसे सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र था, क्योंकि बंदरगाह होने की वजह से वहाँ पे व्यापार की असीम क्षमताएं थी। उसके बाद क्या हुआ, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, और जब उस युद्ध में तीनों संयुक्त सेना हार गई। कौन सी तीनों संयुक्त सेना थी? तो एक तरफ थे मीर कासिम की अपनी छोटी सी सेना थी, एक तरफ अवध के नवाब थे, और एक तरफ जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, तीनों मिल के लड़ रहे थे, हार गए, और 1765 की इलाहाबाद की संधि हो गई। बड़ी परिचित होंगे आप इस संधि से। इस संधि में अंग्रेजों ने अपने मन के मुताबिक काम किया था। तो ये जो कुछ घटनाएं हुई, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि उपरोक्त घटनाओं के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनियों के व्यापार
प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति में इजाफा हुआ, बढ़ा तथा रियासतों के समान स्थान मिला। अब ये लोग क्या हुए कि रियासतों से कदम मिलाने को तैयार हो गए। अब ये बोले कि लीजिए हम आ गए, हम भी एगो रियासत है, इतना सारा जंग जीते हैं, अब तो भारत के क्षेत्र पे हमारा कब्जा भी है, हमारा अब नवाब है, तो हम क्यों न रियासतों के साथ चले और क्यों न रियासत हमारी बात माने। तो इन सब घटनाओं से ये पता चलता है। ये चीज़ें किताब में बहुत एक्सपेंड करके लिखी हुई है। आपको करेक्ट्स यानी मेन चीज़ों, महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ घेरे की नीति। ये घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी भी इसको बोलते हैं। 1765 से 1813 के मध्य में क्या प्रभाव पड़ा इस नीति का भारतीय रियासतों पर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। जी हाँ, ध्यान से समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा जूम हो गया है, मैं जूम कम कर देता हूँ। तो इसको समझना जो है बेहद ज़रूरी है। देखिए, वेलेज़ली की सहायक संधि का ही विस्तार था ये घेरे की नीति, है ना। सहायक संधि क्या थी? तो सहायक संधि में क्या होता था कि सीधे सीधे तौर पे अंग्रेज कहते थे कि आपका क्षेत्र जहाँ भी है, आपकी सेना को आप इतना सारा वेतन देते हैं, उसके बदले हमारी सेना को उससे कम वेतन दीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। मतलब रक्षा के लिए आप हम पे डिपेंड रहिए, हम पे निर्भर रहिए। वही सहायक संधि थी। वही सहायक संधि को विस्तार किया गया, यानी उसमें क्या किया गया, रिंग फेंस पॉलिसी। अब क्या किया, जहाँ आपका क्षेत्र है उसके आसपास हम क्या करेंगे, आपकी रक्षा के लिए। अब देखिए, अभी समझ में आ जाएगा आपको। उद्देश्य क्या था, भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा हेतु कंपनी पर निर्भरता को बाध्य करना। मतलब भारतीय रियासतों को बताना कि आप जो हैं वो बाध्य हैं, मजबूर हैं कि आप हमारा सिक्योरिटी लीजिए, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। अब मान लीजिए कि ये वो भारतीय रियासत है ना, ब्लैक पेन से। अब ये भारतीय रियासत मान गया कि ठीक है हमको दीजिए, तो अंग्रेज कहते थे कि देंगे, लेकिन कैसे देंगे, आपको चारों ओर से हमारा सेना लगाएंगे तब ना आपको सुरक्षा देंगे। तो ये चारों ओर से क्या करते थे कि अपनी सेना को लगा देते थे, और इस चारों ओर को अपना एरिया यहाँ समझिए कि ये सब जो है ऐसे करके चारों ओर से घेर के अपना एरिया बना लेते थे। ये इनका कहना था कि हम एरिया नहीं बना रहे हैं, हम भारतीय रियासतों की रक्षा कर रहे हैं। यही रिंग फेंस पॉलिसी थी। बाद में क्या करते थे, रिंग फेंस पॉलिसी, अब इन क्षेत्रों पे अपना कब्जा जमा लेते थे। अब लीजिए, अब कहाँ जाइएगा, आप तो ऑलरेडी बाहर वाले लोग पे डिपेंड है अपनी रक्षा के लिए। अब मजबूरन रियासतों पर जो है धीरे धीरे इनका कब्जा हो जाता था। यही रिंग फेंस पॉलिसी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे इसके विस्तारक थे रिंग फेंस पॉलिसी के। तो ये रिंग फेंस पॉलिसी आपको समझ में आ गई कि रिंग फेंस पॉलिसी थी क्या थी, सहायक संधि का एक विस्तार थी, और इसमें उद्देश्य यही था कि रियासतों को उनकी रक्षा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पे निर्भर बनाना है, बस। अब चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो घटना हुई, ये जो नीति अपनाई गई, इसका आगे चल के क्या प्रभाव हुआ। अधीनस्थ प्रभाव की नीति 1813 से 1857। अब देखिए, घेरे की नीति के फलस्वरूप अंग्रेजों में जो है साम्राज्य विस्तार की भावना का विकास हुआ। अब अंग्रेज जब ये बाहर आ गए थे तो इनका मन हुआ कि थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा अंदर का भी क्षेत्र कब्जा कर लेते हैं, थोड़ा सा इन पर नियम कानून लाद देते हैं, क्योंकि भाई हमारा व्यापार है तो हमारा क्षेत्र भी होना चाहिए। तो अब अंग्रेजों में ये लालच आ गया, लालच ही बोल सकते हैं इसको, कि अब जो है थोड़ा साम्राज्य का भी विस्तार कर लिया जाए। जितनी भी रियासतें थी, रियासतों की समस्त बाह्य संप्रभुता। अब देखिए बाहर, अब इन लोगों ने कहा कि हम आपको सिक्योरिटी भैया दे रहे हैं, तो आप जितना बाहर जाइएगा, आप मान लीजिए बाहर आपको यहाँ से बाहर आपको किसी दूसरे देश से संपर्क बनाना है व्यापार के लिए, तो आप हमारी आज्ञा लीजिए, क्योंकि हम ही को तो रक्षा करना है। मान लीजिए कि इसने आप पर अटैक कर दिया तो हम कैसे बचाएंगे। इसलिए आपका ये दायित्व है कि हमको आप इन्फॉर्म करके जाइए, क्योंकि हम आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो ये बात चीज़ें हो गई थी कि उनकी जितनी भी बाहर की संप्रभुता थी, बाहर का अधिकार था, सबके लिए भारतीय रियासत जो थी वो कंपनी पे डिपेंड हो गई। हर चीज़ के लिए जो है ये लोग कंपनी पे निर्भर हो गए। तो समझ गए कि मेरे जो है इस लाइन लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है। थोड़ा कैमरा मेरा हिल गया था। तो यहाँ पे जो है रियासतों की समस्त बाह्य संप्रभुता कंपनी के अधीन
हो गई, लेकिन आंतरिक मामले में रियासत स्वतंत्र थे। अब अंदर आप जो कुछ कीजिए इन्होंने स्वतंत्र, हालांकि बाद में इसमें भी लोग हस्तक्षेप करने लगे थे। अंदर का जो रूल रेगुलेशन था, नियम कानून, वो भी ये लोग बदलने लगे। धीरे धीरे लोग मंत्री को भी बदलने लगे, धीरे धीरे अधिकारियों को बदलने लगे। मतलब धीरे धीरे करके कहते हैं ना कि कंधे पे बिठाया और प्रयास जो है सर पे बैठने का होने लगा। धीरे धीरे क्या होने लगा, आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप होने लगा। देखिए बात आ गई। अब आया 1833 का चार्टर एक्ट। हम सभी जानते हैं कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था 13 का, उसमें क्या हुआ था, चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ के बाकी सारे एकाधिकार समाप्त हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। मतलब विक्टोरिया जो थी रानी इंग्लैंड की, उनको ये लग रहा था कि कंपनी पर ज़्यादा बोझ है, कंपनी व्यापार करे या फिर क्षेत्रों का शासन चलाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, सारे व्यापार से मुक्ति, आप चीन और चाय का खाली व्यापार चलाइए जिसमें जो है ज़्यादा इनकम है, और बाकी छोड़ दीजिए। लेकिन 1833 में क्या हुआ, 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या हुआ, कंपनी की समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और केवल राजनीतिक शक्ति बची हुई रह गई। ऐसा क्यों किया गया? छोड़ दीजिए व्यापार धंधा, आप भारत को शासन कीजिए, भारत पे शासन कीजिए, भारत को गुलाम बनाइए पहले, है ना। आगे चलते हैं। तो आशा करता हूँ इस पेज में जो भी है आपको ध्यान से समझ में आया होगा। रटना कम है, याद कम रखना है, समझना ज़्यादा है। आप मुख्य परीक्षाएं बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम में आप पीटी में भी लिख पाएंगे। तो जिन्होंने डिटेल में पढ़ा होता है उनका जो है शायद अगर अच्छा क्वेश्चन आ गया पीटी में भी तो समझ के उनको सही आंसर चुनना होता है। अब क्या हुआ, रियासतों के उत्तराधिकार मामले में कंपनी की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अब कंपनी कहने लगी कि अंदर में आप जो उत्तराधिकारी रखते हैं, है ना, अगला राजा चुनते हैं, वो भी हमारी मर्जी से हो। देखिए धीरे धीरे क्या क्या कर रहे हैं लोग। अब क्या हुआ, आगे चल के फिर रियासतों के जो मंत्री थे, अधिकारी थे, उनके नियुक्ति में कंपनी का हस्तक्षेप होने लगा। देख रहे हैं हर जगह हस्तक्षेप कर रही है। अब अंदर के मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगी। 1834 आते आते जो हुआ, बिना वैध वारिस वाले रियासतों को कंपनी क्षेत्र में विलय का खुला आदेश पारित हो गया। एक आदेश पारित हुआ गवर्नर जनरल द्वारा कि जो भी रियासतें हैं, अब उन्होंने कहा कि रक्षा तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अंदर घुसपैठ बैठा हुआ है तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए घुसपैठियों को नहीं रखना है, बाहरी आदमियों को नहीं रखना है। जो लोग सही में वारिस नहीं है या वैलिड वारिस नहीं है, उनको हटा के रियासत को अपने हाथ में ले लेना है। ये खुला आदेश पारित हुआ था गवर्नर जनरल की तरफ से। डलहौजी आए। डलहौजी की हड़प नीति आपने सुना होगा। हड़प नीति के तहत जो है कई बड़े प्रदेश जैसे सतारा, संबलपुर, नागपुर, झांसी, सबका विलय उन्होंने कर लिया, है ना। यही सबको जो है उन्होंने कहा कि यहाँ कुशासन हो रहा है, शासन नहीं हो रहा है, संविधान सही से फॉलो नहीं हो रहा है वहाँ, मतलब ब्रिटिश संविधान, या फिर नियम कानून ठीक से फॉलो नहीं हो रहे हैं, या फिर सही वारिस नहीं है। कोई ना कोई कारण ला के ये लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्षेत्रों को अपने मिला लिया था इन्होंने। तो ये कंपनी के जो है अधीनस्थ रियासतें थी, कैसे मतलब जो रियासतें जो उनके अधीन थी, कैसे उन पर उन्होंने अपना कब्जा धीरे धीरे जमा लिया। ये कहानी हम लोगों ने देखा, पॉइंट वाइज पॉइंट। आगे देखिए क्या हुआ, अधीनस्थ संघ की नीति। अब आगे उनकी क्या नीति, 1857 से 1935। 1857 में हम सभी जानते हैं क्या हुआ था। 1857 में 1857 की महान क्रांति हुई थी। वही क्रांति जिसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी जो है कारतूसों में लगी रहती थी, ऐसा मतलब शोर हुआ था, ऐसा शोरगुल हुआ था। और इसमें जो है हिंदू और मुसलमान दोनों तरह के सैनिक भड़क गए थे और उन्होंने अंग्रेजों को विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह फैलते फैलते दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग पूरे भारत में फैल गया था और बहुत ही बड़े स्तर पे हुआ था ये। तब क्या हुआ कि जब 57 का युद्ध खत्म हुआ विरोध, तो 1858 में ब्रिटिश ताज द्वारा सीधे शासन की मंशा स्पष्ट हो गई। अब आपने देखा होगा कि 1858 में क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल को हटा के वायसराय कर दिया गया, यानी राजा का प्रतिनिधि सीधे तौर पे रहेगा। अब सीधे जो है सत्ता जो है ब्रिटिश ने, ताज ने जो है रानी ने अपने हाथों में ले लिया। अब देखिए कैसे काम हुआ। अब तो यहाँ खुलेआम नाच होने लगा, खुलेआम जो है ये लोग बोलने लगे कि अब जो है शासन हम संभालेंगे, मतलब शासन हम इंग्लैंड से संभालेंगे भारत का। 1857 के विद्रोह जैसी घटना या राज्य भक्ति, राष्ट्रवाद, इनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, विलय की नीति पर रोक लगा दिया। क्यों? क्योंकि विलय की नीति जो थी वो खराब थी, खुलेआम विरोध हो रहा था, पूरी जनता उसके विरोध में थी। तो इनको लगा कि अब इस नीति को आप नहीं चला सकते, जनता जागरूक हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो विलय की नीति थी इसको
समाप्त किया। अब उन्होंने क्या किया कि चलिए विलय नहीं करेंगे, लेकिन क्या होगा आधार, तो अब शासन को कुशासन हेतु दंडित करने की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि शासन जहां ठीक से नहीं चल रहा है उसको हम विलय कर लेंगे। मुगल शासन तो आप जानते हैं बक्सर के युद्ध में ही लगभग खत्म था। मुगल शासन जो है 1857 में जो बहादुर शाह जफर जो पकड़े गए, बहादुर शाह जफर जो है उन्होंने साथ दिया 1857 के विद्रोहियों का, तो इसके लिए उनको रंगून भेज दिया गया। तो अब जो है मुगल शासन लगभग खत्म हो चुका था भारत में। उत्तराधिकारियों को ताज की स्वीकृति अनिवार्य थी। मतलब जितने भी उत्तराधिकारी हैं रियासत में, आपको किसको उत्तराधिकारी बनाना है, इसके लिए अब आपको गवर्नर जनरल और कंपनी नहीं, अब सीधे आपको ताज की स्वीकृति चाहिए। ताज मतलब इंग्लैंड के राजा या इंग्लानी की स्वीकृति चाहिए। देख रहे हैं, वहाँ से जाइए ऑर्डर लेके आइए। आजकल ब्लॉके से काम चल जाता है, यहाँ ऑर्डर इंग्लैंड से लेना पड़ता था कि भाई हमारा उत्तराधिकारी हमारा बेटा होगा कि आप किसी को बनाना चाहते हैं। गद्दी पर कोई पैतृक अधिकार नहीं था, मतलब जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि जो राजा बना उसका बेटा फिर राजा बनेगा। कंपनी की दया पर निर्भर थे, कंपनी से घुल मिल के रहिए, चाटुकारिता कीजिए, तब जाकर राजा बनिएगा। देखिए कहानी कहाँ थी, रियासतों की कहानी कहाँ चली आई। 1776 में क्या हुआ था, महारानी विक्टोरिया जो है भारत की साम्राज्ञी, 1876 ये होगा शायद, तो यहाँ पे साम्राज्ञी यानी केसरे हिंद घोषित किया गया था। अब भारतीय राज्यों की संप्रभुता समाप्त। अब मतलब भारतीय राज्य जो कहते थे कि हमारा राज्य है वो नहीं हुआ, अब राज्य कंपनी का हो गया। ये महारानी विक्टोरिया का राज्य है, इंग्लैंड का राज्य चल रहा है भारत पे। आधुनिक संचार व्यवस्था, रेलवे, डाक, सड़कें, प्रेस, नहर तथा भारतीय जनमत, ये सब भी जो थे क्या थे, रियासतों के विरुद्ध थे और रियासतों के विरुद्ध इन्होंने सहायक भूमिका निभाई। क्या था, कहीं विद्रोह हो रहा था तुरंत फोन चला जा रहा था, रेलवे हथियार तुरंत पहुंचा दे रही थी विद्रोह को दबाने के लिए। तो ये सब जो है अंग्रेजों के की सहायता कर रहे थे, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। सरकार को युद्ध की घोषणा तटस्थता शांति संधि प्रस्ताव का अधिकार था। मतलब सारा अधिकार सरकार को है, हम चाहे लड़ाई करें, चाहे सरेंडर कर दें, है ना, चाहे बात करें, हर चीज़ के लिए अधिकार जो है सीधे किसको मिल गया, सरकार यानी ब्रिटिश सरकार को। उसके बाद जब अधिक विरोध हुआ तो एक बटलर आयोग आया 1927 में। अंतर्राष्ट्रीय मामले में रियासत के प्रदेश तथा जनता अंग्रेजी प्रदेश तथा अंग्रेजी जनता होगी। मतलब जब बात आएगी इंटरनेशनल अफेयर्स की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तब जो है कौन डील करेगा, ब्रिटिश डील करेंगे भारत को, भारत की जनता को। मतलब भारत की जनता नाम का कोई शब्द नहीं रहेगा, वो भी अंग्रेजी जनता है, अंग्रेजों के अंडर में है। तो ये बटलर कमेटी ने क्लियर किया। उसके बाद 1905 के पश्चात थोड़ा सा हम सीन देखेंगे क्या क्या हुआ था। भारत में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, सरकार की प्रतिरक्षात्मक नीति चल रही थी। सरकार जो है अपने आप को सुरक्षित रखना चाहती थी क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, चुनाव के लिए दबाव डाला जा रहा था लगातार। रियासतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला, सीधे प्रतिनिधित्व वाली 109 रियासत थी जिस पे डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटिश का। सीमित वैधानिक एवं क्षेत्राधिकार वाली कुछ छूट दिया गया था, मतलब पूर्ण अधिकार नहीं था, 127 रियासत। और 309 रियासत अभी भी ऐसी थी जो सामंतशाही जागीरें थी, जहां पे राजा काम कर रहे थे। लेकिन इन तीनों में बांटने पर एक चीज की व्याख्या नहीं कहेगी, वो थी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। संप्रभुता, ये पेन आपने खरीदा है ना, ये पेन, तो इस पेन पर आपकी संप्रभुता है, मतलब अधिकार, मलिकाना हक जिसको बोलते हैं, उसकी व्याख्या नहीं की गई उस नियम कानून में। मतलब अभी भी संप्रभुता कहीं ना कहीं ब्रिटिश हाथ में थी। 1927 में जो बटलर कमेटी की रिपोर्ट आई उसमें देखिए क्या क्या कहा गया। कुछ हद तक सुधार किया गया, जैसे सर्वश्रेष्ठता, संप्रभुता परिस्थितियों के अनुसार लगेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश हो, जरूरी नहीं है कि भारतीय हो, जैसा कंडीशन होगा उसी प्रकार से तय किया जाएगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, किसकी संप्रभुता है। मतलब समझ रहे हैं, ये लोग प्रूफ कर देते थे बाद में कि जो है स्थिति हमारे अनुकूल है, ब्रिटिश के अनुकूल है, तो ये लोग क्या करते थे, सर्वश्रेष्ठ और संप्रभु खुद हो जाते थे। तो बटलर कमेटी जो रिपोर्ट दिया था सोच समझ के दिया था। उसके बाद भारतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी
सरकार को शासन की अनुमति बिना रियासत नहीं दी जाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ भी आ गया बात कि भारतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी जो सरकार है, सरकार अगर चल भी रही है तो उसको बिना अनुमति के कोई रियासत नहीं मिलेगी। और ताज का प्रतिनिधित्व होगा हर जगह, जो ब्रिटिश क्राउन है, राजा हैं, रानी हैं, वो प्रतिनिधित्व करेंगे, आखिरी ऑर्डर उन्हीं का होगा। तो ये बटलर कमेटी की रिपोर्ट थी। देखिए बहुत लोचा हुआ था, इतना नहीं, इतने आराम से जो है अभी आप देख रहे हैं जैसे बम्बई में दो चार सौ राज्य बसा हुआ था, इतने टुकड़े टुकड़े गैंग थे। थोड़ा देखते हैं कैसे एक हुआ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि रियासतों का एकीकरण तथा विलय। एकीकरण पहले एक किया गया, उसके बाद भारत में मिलाया गया। कैसे किया गया भाई? तो देखिए पूरी कहानी समझने का प्रयास कीजिएगा। ब्रिटिश द्वारा क्या हुआ, भारतीय गतिरोध को दबाने के लिए क्रिप्स मिशन आया 1942 में। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। वेवेल योजना 45 में, कैबिनेट मिशन 46 में और इटली घोषणा हुई 47 में। तो इस सब से ये दिखाना चाहते थे कि हम भारत की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमेशा ब्रिटिश गतिरोध को जो है, जो विरोध हो रहा था, उसको दबाने का प्रयास कर रहे थे। क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीय रियासतों का नियंत्रण किसी राजनीतिक पार्टी को देने से इनकार कर दिया गया। उस समय कांग्रेस जो थी वो अस्तित्व में थी, मुस्लिम लीग अस्तित्व में थी, लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था इसने कहा कि नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार हम नहीं देंगे। उसके बाद माउंटबेटन योजना आया और इटली की घोषणा हुई। इस घोषणा में कहा गया कि हम लोग जो है भारत को दो डोमिनियन स्टेट में बांट रहे हैं, एक भारत एक पाकिस्तान, है ना। तो जिस रियासत को, देखिए बहुत ही ये विवादास्पद जो है, बहुत ही विवादों से भरा स्टेटमेंट था। कह तो दिया कि जिस रियासत को जहां मन हो, डोमिनियन स्टेट आइदर पाकिस्तान और इंडिया, चाहे वह इंडिया में रहे चाहे पाकिस्तान में रहे, जहां चाहे वह रह सकता है, ये रियासतों को छूट थी, है ना। अब यहाँ पे मामला फिर अटक गया। अब बीच में है मध्य प्रदेश, उसका मन होगा कि हम पाकिस्तान चले जाएं, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। वैसा ही मैटर आया था हैदराबाद का, हैदराबाद बीच में घुसा हुआ था, उसका मन था कि पाकिस्तान चले जाए, संभव है? नहीं है। लेकिन स्टेटमेंट तो आपने दे दिया कि रियासतों को पूरा अधिकार है कि डोमिनियन स्टेट में किसी चीज़ में सम्मिलित होने की हो सकते हैं। किसी भी स्टेट यानी किसी भी देश में, भारत चाहे पाकिस्तान में, वो सम्मिलित होने का उनको पूर्ण अधिकार है, स्वतंत्र है। अब यहाँ मामला अटक गया। रियासतों की संप्रभुता या तीसरी शक्ति के रूप में मान्यता देने से इनकार। अब एक चीज़ यहाँ लगा दी है कि रियासत अगर चाहेंगे कि ना ही हम भारत में रहें और ना ही हम पाकिस्तान में रहें, हम तीसरा शक्ति बन के छोटका देश बना के अलग रहें, ये नहीं होगा। इसको इनकार किया गया। ये नहीं, आपको जाना है तो जाना है, या तो भारत में जाइए पाकिस्तान में जाइए, ये रूल। अब क्या हुआ कि अस्थायी सरकार में वो बड़ी महान व्यक्ति थे, है ना, पूरा गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथ में था और पूरा विदेश मंत्रालय भी वही देखते थे। तो रियासत विभाग के मंत्री थे उस समय पटेल जी। पटेल का नाम सुना होगा आपने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने पूरा नाम इसलिए नहीं लिखा है कि आपको याद रहे और थोड़ा सा मेरा पेज बच जाए। फिर मैंने यहाँ पटेल यूज़ किया है। सरदार पटेल द्वारा रियासतों से भारत संघ में सम्मिलित होने की देशभक्तिपूर्ण अपील। हाथ जोड़ के पैर पड़ के कहा गया कि भाई आप लोग जो हैं आज़ाद देश में हैं और कृपया करके अगर आप भारत के क्षेत्राधिकार में आते हैं तो भारत में रह जाइए, पाकिस्तान में मत जाइए, बांटना बहुत मुश्किल होगा, है ना। अगर ये भारत है, ये भारत का क्षेत्राधिकार है, ये पाकिस्तान का क्षेत्राधिकार है ना। अगर ये स्टेट चाहे तो ये पाकिस्तान, अगर यहाँ पे कोई, ये तो पूरा स्टेट है, इसमें कई रियासतें थी, मान लीजिए छोटा सा रियासत यहाँ पे है, ये चाहता है कि हम भारत में नहीं रहें, हम पाकिस्तान में चल जाए, ये संभव है? संभव है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र भारत का है। अब भारत में देने का मतलब कि भारत की ज़मीन पाकिस्तान को दे देना। हाँ, अगर यहाँ पे ये क्षेत्र रहेगा तो ये चाहे यहाँ इतना क्षेत्र देने के बाद हम यहाँ से पाकिस्तान से थोड़ा क्षेत्र ले लेते हैं, बदला बदली कर जाइए भाई, रियासत ये जाना चाहता है पाकिस्तान में, यहाँ संभव है। लेकिन अगर हाई राज्य चाहे
ये राज्य चाहे कि नहीं हम नहीं रहेंगे, है ना, भारत में हमको पाकिस्तान जाना है, तो कैसे जाइएगा पाकिस्तान? एक तरफ झारखंड है, इधर बिहार है, इधर बंगाल है, इधर वेस्ट बंगाल है, इधर आंध्रा है। अब आप छत्तीसगढ़ अब कैसे जाइएगा? बीच में एमपी है। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ के कि भाई लोग, अगर आप भारत के क्षेत्राधिकार में हैं तो कोशिश कीजिए कि भारत में ही रह जाएं, है ना। रियासतों से उन्होंने अनुरोध किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, सब जिसको बात समझ में आई, 15 अगस्त 1947 को 136 रियासतें जो थी वो भारत में सम्मिलित हो गई। मैंने बोला था 562 रियासतें, लेकिन 562 में कई तो पाकिस्तान में भी चले गए थे। तो 136 रियासतों जो थी वो भारत में शामिल हो गई। लेकिन अभी खात्मा नहीं हुआ था, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब देखिए, भारत क्षेत्राधिकार में 3 गो बड़का रियासत जो था उसने स्वयं को इस व्यवस्था से अलग रखा। कौन कौन? जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। घरों में एगो आदमी ऐसा होता है जिसे पढ़ता नहीं है, वैसे ही ये लोग थे। ये सब लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे। खैर कश्मीर तो खैर पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, ये स्वतंत्र रहना चाहता था। अब देख कैसे हुआ। जूनागढ़ का नाम देखते हैं। जूनागढ़ हिंदू बहुसंख्य एरिया क्षेत्र था, हिंदू बहुत थे, लेकिन वहाँ का नवाब जो था वह मुस्लिम था। अब नवाब मुस्लिम जो थे, है ना, तो उनका मन था कि क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बनने जा रहा है, तो उनकी पाकिस्तान की चाह थी, उनको जाना था पाकिस्तान। लेकिन हिंदू जनसंख्या भारत के पक्ष में थी। अंततः नवाब ने क्या किया, दमनकारी नीति शुरू की, मारना पीटना, कैद करना, मरवा देना। इससे जनता और नाखुश हो गई और पटेल साहब के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से वहाँ वोटिंग कराया गया और जनमत के आधार पर, जनमत मतलब जनता का मत, तो जनता में जनमत कराया गया। जनमत में क्या हुआ, बहुमत यानी बहुत अधिक संख्या में लोग जो थे उन्होंने जूनागढ़ को भारत में, बहुमत द्वारा जो है जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। तो चलिए जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, बहुमत के आधार पर। हैदराबाद में निजाम बुलाता है हैदराबाद के नवाब को। निजाम थे पाकिस्तान के पक्ष में, लेकिन वहाँ की जनसंख्या भी अधिकांशतः हिंदू ही थी। तो निज़ाम द्वारा क्या किया गया, 1948 में भारत सरकार से एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया कि हम रियासत को जो है, हम रियासत बाहर भेजने की बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, हम लोग की रक्षा करेंगे, जनता का ख्याल रखेंगे। मतलब एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। लेकिन इसके पश्चात भी उसने क्या किया, जनता पर दमनकारी नीति अपनाई। अब भाई भारत आपने तो उल्लंघन किया समझौता का, तो भारत सरकार कैसे चुप रहती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने समझ गया कि बिना अब काम चलने वाला नहीं है यहाँ सेना के। भारतीय सेना का जो है हैदराबाद में प्रवेश, क्योंकि हैदराबाद बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो वहाँ भाई सेना की आवश्यकता थी। 18 सितंबर 1948 को जो है सेना का प्रवेश हुआ। माफ़ कीजिएगा, सेना के प्रवेश के बाद 18 सितंबर 1948 को निजाम ने डर के मारे आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1949 में हैदराबाद पूरी तरह से भारत में सम्मिलित कर लिया गया। क्या समझे, जूनागढ़ को जनमत पर और हैदराबाद को किससे, सेना द्वारा, है ना, सेना का क्रियाकलाप करके, सेना की सहायता से जो है हैदराबाद को मिला लिया गया। ये तो हो गया। बात आई कश्मीर की, तो कश्मीर का जो शासक था वो हिंदू था और जनसंख्या वहाँ मुस्लिम बहुत सारी थी। लेकिन ये किसी के पक्ष में नहीं था, ना ही भारत के पक्ष में था, ना ही पाकिस्तान के पक्ष में। ये कहा था कि भाई बहुत सुंदर मेरा छोटा सा राज्य है, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग छोड़ दीजिए, हमको कम से कम छोड़ दीजिए। किसी के पक्ष में नहीं था ये। लेकिन अब ये किसी के पक्ष में आप नहीं हैं, तो आप ना ही भारत में है ना ही पाकिस्तान में है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सबसे पहले शुरुआत कर दी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान द्वारा जो है, जो भारत का क्षेत्र में जो कश्मीर था उस पर आक्रमण किया जाने लगा। पाकिस्तान शुरू से ही चाहता था कि पाकिस्तान हमारे अंडर में आ जाए। उसमें भी क्या थे कि कश्मीर में जो कबीलाई रहते थे, कबीला बना के छोटे छोटे गुट बना के लोग क्या करते थे, पाकिस्तान से भारत से पाकिस्तान करते रहते थे, है ना। रिफ्यूजी भी नहीं कह सकते इसको, ये जो थे घुसपैठिए थे। तो इनका भी छोटा छोटा कबीला था, ये भी चाहते थे कि कश्मीर उठ के चल जाए पाकिस्तान में। तो कश्मीरी कबीलाई जो थे उन लोग, ये लोग भी भारत सरकार का विरोध करने लगे और पाकिस्तान उनको समर्थन देने लगा। पाकिस्तान के कबीलाइयों को समर्थन होने लगा, पाकिस्तान का कबीलाइयों को समर्थन होने लगा। अब देखिए मामला कहाँ से कहाँ उठ के चला आया।
बिगड़ गया मामला। अंत में ये जो शासक थे हिंदू शासक थे, उनको ये लगा कि अब जो है नहीं रुके तो मेरा जो कश्मीर है वो चला जाएगा पाकिस्तान में। तब जाके विवश होकर उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर, तो कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था, है ना। भारत द्वारा यूएनएससी, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको जो है भारत ने शिकायत की थी पाकिस्तान की। देखिए पाकिस्तानिया जो है छोटा सा राज्य है, छोटा सा देश है, कुछ है नहीं इसके पास अपना कुछ अधिक, और इसने जो है जानबूझ के हमारे क्षेत्र पर आक्रमण किया, शिकायत कर दी, है ना। तब पाया गया कि बहुत सारी जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या जो थी वो पाकिस्तान के पक्ष में थी, तो उस एरिया को ही काट दिया गया। वही एरिया पीओके चला गया। 84,000 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दे दिया गया। हालांकि ये पीओके नहीं है, ये 84,000 के बाद भी उन्होंने जिस क्षेत्र को हथिया लिया है, थोड़ा सा क्षेत्र को, वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जिसमें पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमाया हुआ है अवैध तरीके से। लेकिन ये 84,000 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि थी कश्मीर की, ये पाकिस्तान को दे दी गई। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो संविधान निर्माण के पश्चात क्या किया गया, अनुच्छेद 370 एक बनाया गया, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, जो कि अब हट चुका है। तो समझ गए, जूनागढ़ जनमत संग्राम, हैदराबाद सेना कार्रवाई, कश्मीर विलय पत्र के द्वारा। ठीक, मामला क्लियर है। कैसे रियासतें छोटी छोटी थी, क्या क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, क्या प्रभाव पड़ा, और अंत में कैसे जो है देश जब आज़ाद हुआ तो क्या समस्या आई, और कैसे ये रियासतों को फिर एकीकरण किया गया और विलय भारत में किया गया, किसके प्रयासों से किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी महान आदमी थे। कैसे कैसे तो क्रमिक एकीकरण हुआ। 3 बड़ी रियासत तो शामिल हो गई, लेकिन इसके बाद भी 2 बड़ा बड़ा समस्या था। पहला समस्या था कि रियासतों को आधुनिक रूप कैसे दे। रियासत में तो राजा होता है, हर कोई का दिमाग मेंटेन था कि राजा राजा राजा, लेकिन राजा का बात खत्म हो चुका था, अब राजतंत्र नहीं था, अब लोकतंत्र था। तो थोड़ा सा कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे उसको जो है बदला जाए उस रूप में, और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कैसे लाया जाए। छोटे छोटे को रियासत है, अब एक ही देश है ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये गुजरात है, गुजरात में क्या है, यहाँ रियासत एगो अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। अब भाई सब जगह अलग अलग नियम कानून लागू करना संभव नहीं था। ये बहुत बड़ा समस्या थी कि संविधान कैसे लागू करें इसमें हम, है ना। तब समाधान निकाला गया। क्या समाधान निकल गया जरा देखिए। समाधान लिखा हुआ है ना, 216 को रियासत को जो है मिला दिया गया, मतलब छोट छोट को जो बहुत सारा टापू टाइप का था, इस सबको मिला दिया गया। इस सबको मिलाने के बाद इसको कैटेगरी ए में रखा गया, है ना, कैटेगरी ए में। और मिलाने के बाद जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस सब का जो है कि 39 रियासतों को मिलाकर बम्बई में रख दिया गया। वैसे ही कुछ रियासतों को मिला के कलकत्ता में रख दिया गया, कुछ रियासतों को मिला के जो है दिल्ली के आसपास रख दिया गया। ऐसे करते करते छोटा छोटा बंचिंग करके एक बड़े क्षेत्र में मिला लिया गया। तो ये कैटेगरी ए था। उसके बाद कुछ रियासतों को सीधे केंद्र के नियंत्रण में रखा गया कि तत्काल इसको निगरानी में रखिए, इस पर सीधे जो है केंद्र सरकार इस पर मामला समझेगी। ये ऐसी रियासतें 61 थी, ये ग्रुप सी में आती हैं। ये किस में आती हैं? ग्रुप सी में। जैसे हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, भोपाल, बिलासपुर, मणिपुर, त्रिपुरा, कच्छ, इन सबको जो है मिलाया गया था। इन सबको जो है सीधे केंद्र के नियंत्रण में रखा गया था। कुछ रियासतों को जो है संघ राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था, ये बी था। हालांकि बी हट गया। 7वां संशोधन आया संविधान का 1956 में, और इसमें श्रेणी बी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, है ना। श्रेणी बी में क्या था? डायरेक्ट जो है अलग अलग देश टाइप का छोटा छोटा संघ राज्य के रूप में मान्यता दे दी गई थी, वो हटा दिया गया, जिसमें कठियावाड़ थे, राजस्थान थे, ट्रावनकोर थे, कोचीन थे। तो समझ गए भारतीय रियासत के बारे में जो चैप्टर में दिया गया, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कितना आसान था इसको समझना। इससे संबंधित जब भी आपको प्रश्न आएगा आप धड़धड़ा के लिख देंगे। समझना बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्त। तो आप देख सकते हैं कि अगला जो मैंने स्थान छोड़ा है वह है भारतीय संविधान का निर्माण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अध्याय 35। और लूसेंट जल्द ही मैं स्टार्ट करूंगा, जल्दी मुझे ख़त्म भी करने का मन है, लेकिन नहीं
अभी थोड़ी समस्या आ रही है, समस्या समय से संबंधित है, समय की भारी कमी रह रही है। तो ये ख़त्म होते ही जल्द ही आप देख सकते हैं वहाँ लक्ष्मीकांत की बुक रखी हुई है सामने, यहाँ पे ये लक्ष्मीकांत की बुक रखी हुई है। पॉलिटी पे भी हम लोग ध्यान देंगे, उसके भी नोट्स मैंने शुरू किए थे लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाया था इसलिए छोड़ दिया। तो धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर वीडियो को देखा हो पूरा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़ाई करते रहें। परीक्षा का इंतजार नहीं करें, जब आएंगी तब आपकी कार्यकुशलता वहाँ दिख जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।